हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 10th क्लास के लिए, क्योंकि आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया से खिलाफत मूवमेंट को लेके आए हैं। खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मूवमेंट क्या थी, इसके कौन प्रोमिनेंट लीडर थे और ये किस लिए भी इसका होना बहुत ज़रूरी था, और महात्मा गांधी जी ने क्या सोच के इस मूवमेंट को मर्ज किया। तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले एक बार हम टाइमलाइन में पीछे जाते हैं। आपने जहांगीर के टाइम में देखा होगा कि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी थी, तो जहांगीर से उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स की परमिशन ली, बट उन्होंने स्लोली और स्टेडली बहुत सारे लूप होल्स इंडिया के फाइंड आउट किए और उन्हें पता लगा कि इंडिया एक वीक कंट्री है अंदर से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी किंगडम्स हैं उन किंग्स में कोई यूनिटी नहीं है और रिलीजन के नाम पे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं और यहाँ पर कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी लोअर कास्ट और हायर कास्ट, इन चीज़ों को लेके। तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे क्या करा कि इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और वो पार्टिसिपेट भी करने लग गए इंडियन दरबार में, यानी इंडियन कोर्ट्स में राजाओं के। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इंट्रोड्यूस की इंडिया के ही अंदर। अगर किसी भी किंग और क्वीन का अपना बेटा नहीं है, अगर उन्होंने एडॉप्टेड सन लिया है तो उसको सक्सेसर नहीं माना जाएगा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने प्ली भी डाली थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटे को उत्तराधिकारी माना जाए, यानी सक्सेसर माना जाए एडॉप्टेड सन को, मगर ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। अब यहाँ पर 1857 में बहादुर शाह जफर, जो बहुत ही ओल्ड किंग थे मुगल से, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी लोगों से कि लोग उनका सपोर्ट करें, जितने भी किंग हैं वो सपोर्ट करें और ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए और इनको बाहर निकाले। बट ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारे किंग्स ने न्यूट्रल ही रहना पसंद करा, कुछ लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और बहुत ही रेयर किंग्स ने किसका साथ दिया? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया, उनकी वाइफ को, ठीक है। फिर उसके बाद 1858 में इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का क्राउन आ गया और यहीं से हमारी पूरी टायरनी स्टार्ट हो गई। टैक्सेस बढ़ गए, व्हाइट कॉलर जॉब सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलती थी, हमारे साथ इनह्यूमैनिटी की जाती थी। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर है उसके अंदर हमें कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी यूज हो रहा था यहाँ पर, प्लस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज हो रहे थे। अब आ गया 1900 का टाइम। तो इस टाइम काफी लोगों ने अवेयरनेस यानी जागृति पैदा करी भारत के अंदर नेशनलिज्म के लिए। मगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ऐसा भी इंसान है, यानी कि महात्मा गांधी जी की ही बात कर रही हूँ, एक ऐसा इंसान है जो अफ्रीका में, जिसने अपनी इंसल्ट देखी, उसको इंफीरियर करवाया गया, उसको चलती ट्रेन में से धक्का मार दिया गया कि यू आर अनसिविलाइज्ड पीपल, ब्लडी इंडियन, इस तरीके से। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि मैं तो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरा प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन सब कुछ बढ़िया है, फिर भी ये लोग मुझे एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दी। तो 1915 में महात्मा गांधी जी आए, क्योंकि आपको पता होगा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। तो 1915 में जब महात्मा गांधी जी आए तो वो विलेजेस में घूमे, उन्होंने अपना हर जगह फीडबैक स्टार्ट कर दिया कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो वो एक लॉयर थे, ठीक है, तो उनको पता लगा कि लोगों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है, उनके पेपर्स रख के उनको कुछ ही लोन दिया जा रहा है, वो डेब्ट के क्राइसिस में बहुत ज़्यादा आगे चलते चले जा रहे हैं, उन पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, मतलब हर तरीके से इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये थी अभी तक की महात्मा गांधी जी की कहानी, क्योंकि महात्मा गांधी जी का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट में। अब आते हैं हम दूसरे स्टेज पे 1919 में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शौकत अली ब्रदर्स ने स्टार्ट करी इंडिया में। उस मूवमेंट को स्टार्ट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि जो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, यानी जो यूरोप एंड एशिया ऑटोमन एम्पायर था टर्की के अंदर, वो एक मुस्लिम एम्पायर था। तो ब्रिटिशर्स ने उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, उनमें भी लड़ाइयाँ स्टार्ट करवा दी थी, इवन उसको डिवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया था, उस टेरिटरी को, उसकी टेरिटरी को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था और एक हार्श और इंसल्ट भरी उनके ऊपर ट्रीटी भी इम्पोज कर दी थी। तो अब जो मुसलमान भारत में बैठे थे, यानी इंडिया में बैठे थे, उनको लगा कि ऐसे तो हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा मसीहा है और जो हमारा धर्म है, वो खतरे में आ जाएगा। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की बहुत पॉइस रिस्पेक्ट थी किसकी नज़रों में? मुस्लिम समाज, यानी मुस्लिम लोगों में। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा फियर में थे कि ब्रिटिशर्स एक तो ऑटोमन एम्पायर के पीसेस कर रहा है, ऊपर से वो हमारे रिलीजन को खत्म भी करना चाह रहे हैं, उन्होंने जो ट्रीटी की है वो भी एक इंसल्ट भरी है, तो इससे हमारे धर्म को भी खतरा है। तो इसी वजह से जो हिंदुस्तान में मुस्लिम बैठे थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव, इस खिलाफत मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? खलीफा को प्रोटेक्ट करना, लैंड टेरिटरी को बचाना और साथ में अपने रिलीजन को बचाना। ये सारा उनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
इसका बेनिफिट मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट का मुस्लिम लोगों के लिए बता दिया। बट अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान को खिलाफत मूवमेंट से क्या बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि अगर खिलाफत मूवमेंट को हम नॉन कोऑपरेशन के साथ जोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, जो हिंदू और मुसलमान है उनमें एक स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब हिंदू और मुसलमान लोग दोनों ही ब्रिटिशर्स के आगे खड़े होंगे तो वो अपने राइट्स को बचा सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स को बचा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें थी। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम लोगों से बात की, मुस्लिम समुदाय से बात की। 1920 की बात है ये। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जोड़ दिया गया किस मूवमेंट के साथ? खिलाफत मूवमेंट को। और आपको ये याद रखना, जो खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी? 1919 में, यानी कि इसके एक साल बाद ही इसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी जोड़ दिया गया। अब यहां पर बढ़ चढ़ के हिंदू और मुसलमान क्या थे, दोनों ही नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। और दोनों का ही जो कॉमन एनिमी था वो कौन था? ब्रिटिशर्स। दोनों ही अपनी पॉलिटिकल, सोशल राइट, रिलीजियस राइट के लिए फाइट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी को एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। मगर अब इसमें देखेंगे कि जो इस खिलाफत मूवमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या रहा फ्रीडम के अंदर। नंबर 1 कि इसमें हमें यूनिटी और ब्रदरहुड फीलिंग दिखी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। दूसरा, एक लार्ज स्केल पे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और बहुत लोगों के घरों तक ये मैसेज गया कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो गलत हैं, वो हमारे देश के और हम लोगों के साथ गलत भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल मैसेज गया। अब आता है इस मूवमेंट का डिक्लाइन होने का रीजन क्या था। देखो, इस मूवमेंट का डिक्लाइन होने का रीजन था 1922 में, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। ओके, आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी को कभी भी वायलेंस पसंद नहीं था। वो हमेशा ये कहते थे कि नॉन वायलेंस के ही मीडियम से आप लोगों को अपील करनी है ब्रिटिशर्स को, अपने राइट्स के लिए, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के लिए। आपको लड़ना है मगर एक तरीके से लड़ना है, एक प्रेजेंटेशन के साथ लड़ना है, अपनी बातें रखनी है, अपनी प्रॉब्लम्स रखनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया 1922 में। ये इंसिडेंट हिस्ट्री में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भड़के हुए लोगों ने, यानी गुस्सैल लोगों ने, उन्होंने वायलेंस के थ्रू पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 ब्रिटिशर्स यानी 22 ब्रिटिशर्स लोग मारे गए। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी को बहुत ही बुरा लगा। नहीं, हम किसी को मार के आजादी नहीं ले सकते। तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सडनली रोक दिया और खिलाफत मूवमेंट को जो एक सपोर्ट बहुत बड़ा मिल रहा था नॉन कॉपरेशन का, वो वहां पर रुक गया। तो इस मूवमेंट को हम किस लिए पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, हम भारत के अंदर किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि ये मूवमेंट थी, दो यहाँ पर रिलीजन के लोग थे जो कंबाइन हो गए थे, जिनका मोटो एक ही था, नेशनलिज्म फीलिंग को एराइज करना, अपने राइट्स, अपनी डिग्निटी, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना और इन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट खड़ा होना। इसलिए हिस्ट्री में ये मूवमेंट पढ़ाई जाती है। अगर इसके सिग्निफिकेंस देखें, नंबर 1 कि यहाँ पर लार्ज स्केल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 2 रिलीजन के मेन लोग थे, हिंदू और मुस्लिम। इसने हमारे देश को स्ट्रेंथ भी दी और नेशनलिज्म की फीलिंग को एराइज किया, लोगों को अवेयर भी किया। और यहाँ पर हमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी मिले। ठीक है, और ये भी एक चीज है कि चलो कि ये मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने रोक दी, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मूवमेंट हमारे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, लास्ट पार्ट, कि इसके जो लीडर थे वो कौन कौन थे। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान और हजरत मोहिनी। तो ये कुछ लोग थे, बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे किसके? खिलाफत मूवमेंट के। और हमारे नॉन कोऑपरेशन के कौन लीडर थे? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर 2 आइडियोलॉजी के लोग यानी 2 धर्म के लोग आपस में यूनाइट हुए, क्योंकि उनका कॉमन टारगेट क्या था कि ब्रिटिशर्स की जो हार्शनेस बढ़ती जा रही थी इंडियन के लिए और मुस्लिम लोगों के लिए, जो वो हमारे धर्म में भी इंटरफेयर कर रहे थे या वो जो टायरनी कर रहे थे, उन सबको खत्म करने के लिए और अपने राइट्स के लिए खड़े होने के लिए, अपने हक के लिए खड़े होने के लिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए और नेशनल फीलिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसीलिए हिस्ट्री के अंदर खिलाफत मूवमेंट को पढ़ाया जाता है। और आप हमेशा याद रखना, महात्मा गांधी जी ने जो मर्ज किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके साथ? खिलाफत मूवमेंट का, उसका मेन रीजन यही था कि हिंदू मुसलमान में यूनिटी होगी और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन जाएगी और लार्ज स्केल पे लोग पार्टिसिपेशन करेंगे और महात्मा गांधी जी इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए। तो एक बार फिर से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं सारे पॉइंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि खिलाफत मूवमेंट है जो इंडिया में स्टार्ट हुई 1919 में हुई और महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जोड़ा 1920। अब जो हमारी खिलाफत मूवमेंट है वो खत्म हुई 1924 में, बट महात्मा गांधी जी ने अपना सपोर्ट कब खत्म करा? 1922 में।
ये आपको याद रखनी है डेट्स। फिर उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर था उसको बहुत ही पॉयस माना जाता था, उसका जो लीडर यानी उसका जो सुल्तान जो किंग था उसको खलीफा माना जाता था, उसको पैगंबर की तरह देखा जाता था। तो यहाँ पर धर्म के ऊपर ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट इंडिया के मुसलमानों ने स्टार्ट करी थी अपने धर्म को बचाने के लिए और लैंड टेरिटरी ऑटोमन एम्पायर की बचाने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट उसकी डिग्निटी बचाने के लिए, और जो डायरेक्ट इंटरफेयर हो रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ उसको खत्म करने के लिए। ये आपको याद रखना है। तो आपको फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसका रोल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी नेशनल फ्रीडम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट भी थी हमारे देश के लिए। क्लियर हो गया होगा? आई थिंक सो। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।